हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस या फिर एमए पॉलिटिकल साइंस इग्नू के स्टूडेंट्स हैं और उनके पास में MPS 001 का सब्जेक्ट है जिस बुक का नाम है भारत और विश्व। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमने आप सभी के इसके सेकंड यूनिट की बात की थी लास्ट वीडियो में, जिसमें पार्ट 1 हमने आप सभी के लिए डिस्कस किया था। आज जो है ये पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं और इसके अंदर जो ये यूनिट का नाम है, इस बुक के अंदर चैप्टर का नाम है सेकंड यूनिट में भारत की विदेश नीति को समझने में यथार्थवादी। ये जो दृष्टिकोण है आज हम इसको पूरा खत्म कर देंगे और इसके बाद जो आने वाली वीडियो होगी उसमें हम अंतर संबंध या फिर अंतर निर्भरता इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो यथार्थवाद और नव यथार्थवाद क्या है हमारी विदेश नीति के प्रोस्पेक्टिव में, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया। आज की इस नई वीडियो में हम कुछ नया डिस्कस करेंगे जो है तो भारत की विदेश नीति को समझने में यथार्थवादी और नव यथार्थवादी दृष्टिकोण में, परंतु ये थोड़ा सा एक स्टेप आगे है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए भारत और विश्व बुक जो है MPS 001 की इसकी पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहाँ से इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखना है क्योंकि आगे इंट्रो हमने वहीं बताया, आधा क्वेश्चन हमने वहाँ छोड़ा था और आधा क्वेश्चन वहीं से हम उठा रहे हैं। तो नाउ यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा कि यथार्थवादी सिद्धांत है क्या। तो यथार्थवादी सिद्धांत और नव यथार्थवादी सिद्धांत और दोनों के दोनों शक्तियों को अर्जित करने की बात करते हैं और जहाँ यथार्थवादी सिद्धांत है वो शक्ति के रूप में सिर्फ और सिर्फ पावर को देखता है। सुरक्षा को लिहाजे से ध्यान में रखते हुए कहते हैं कि एक देश को अपनी आर्मी ज़्यादा से ज़्यादा रखनी चाहिए ताकि वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित कर सके। वहीं नव यथार्थवादी बोलते हैं कि शक्ति ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पावर जो है वो सिर्फ अपनी मिलिट्री को इंक्रीज करने में ही हो, बल्कि आप क्या कर सकते हो, शक्ति के कई केंद्र हो सकते हैं। आप इकोनॉमिक रूप से शक्ति बन सकते हो, आप श्रम शक्ति बन सकते हो, आप टेक्नोलॉजी के रूप में एक महाशक्ति बन सकते हो। शक्ति के कई केंद्र हो सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हर एक चीज़ के लिए उत्तरदायी रहती है। जिस तरह की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति होती है उसी हिसाब से सारे कार्य होते हैं। अभी तक हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी। अब हम बात करेंगे शक्ति को आसानी से, अगर हम देखें यथार्थवादी डायरेक्टली कहते हैं शक्ति को आसान शब्दों में राज्य की शक्ति के रूप में वो व्याख्या करते हैं यथार्थवादी। और उनका कहना है कि भाई भारत हो सकता है कि कभी भविष्य में विश्व में एक क्या बन जाए, महाशक्ति बन जाए। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जब से सोवियत संघ का डिक्लाइन हुआ है, सोवियत संघ का विघटन हुआ है, उसके बाद से दो बड़े देश, एक चीन और एक भारत, एशिया और दक्षिण एशिया में काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी, उनमें ये सामर्थ्य भी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादातर देश उनकी बातें मानते भी हैं। इसीलिए वो हो सकता है भविष्य में अगर लगातार अपनी शक्ति को इंक्रीज करे तो वो एक शक्ति के केंद्र बन सकते हैं, इसमें भारत प्रमुख है। और शक्ति अगर भारत बढ़ाएगा तो उसका लाभ भारत को ये मिलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो किसी भी देश के ऊपर अपना वर्चस्व कायम कर सकता है, अपने विकास गतिमान को बढ़ा सकता है। अब यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ को डिस्कस किया कि भारत कैसे कैसे एक महाशक्ति के रूप में, कब से, तो भारत ने जैसे 1998 का अपना परमाणु परीक्षण किया उसके बाद से भारत की जो छवि है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई छवि बनी शक्ति के रूप में। दूसरा है अंतरिक्ष अनुसंधान, जिसे हम इसरो के रूप में जानते हैं। इसरो, तो जो इसरो है ये भी काफ़ी हद तक जो है अंतरिक्ष अनुसंधान जो भारत का है, रिसर्च एंड स्पेस एजेंसी है जो भारत की, वो भी काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है। तो इसके लिहाजे से भी हम कहते हैं कि हम एक भविष्य में महाशक्ति बन सकते हैं। और वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों में अगर हम देखें तो हमने बहुत सारी खोजें करी है और लगातार हमारे देश में अलग अलग चीज़ों की खोजें होती रही हैं, जिसकी वजह से आज भारत की जो प्रतिष्ठा, जो इज्जत है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों के मुकाबले कई क्षेत्रों में ज़्यादा दिखाई देती है। इसके अलावा जब हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनका कहना था कि भारत की विदेश नीति के अंदर जो है हमें कुछ आदर्शवादी परिवर्तन करने चाहिए। आदर्शवादी परिवर्तन का मतलब ये है
कि हमें दूसरे देशों के साथ ऐसा बिहेवियर रखना चाहिए जिस तरीके से वो हमसे बिहेवियर रखते हैं। अगर वो हमसे अच्छे बिहेवियर रखते हैं तो हमें उससे दोस्ताना रखना चाहिए, अगर वो हमसे दुश्मनी रखते हैं तो हम भी उनसे थोड़ा सतर्क रहे, लेकिन हम उस पर हमला पहले नहीं करेंगे। इंदिरा गांधी जी ने अपने आप को सैनिक रूप से भारत को सशक्त बनाने की कोशिश करी और 1990 के दशक में हमने बहुत सारी कूटनीतिक, सोवियत संघ के विघटन के बाद में बहुत सारी हमने जो है आर्थिक निजीकरण, एकीकरण और ग्लोबलाइजेशन जैसे मुद्दों को हमने एक्सेप्ट किया। इसके बाद में राजनीतिक वार्ताएं, कई बार हम देखते हैं भारत की जो राजनीतिक वार्ताएं वो भारत को एक बड़ी महाशक्ति बनाने की क्षमता रखती है, क्योंकि भारत ना केवल गुटनिरपेक्षता का मेंबर है, यूएनओ का मेंबर है, और ना केवल अगर हम बात करें कि भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिक्स, सार्क, इनके थ्रू भी अगर कोई बात अंतर्राष्ट्रीय शांति को लेकर अगर कोई संदेश देने की कोशिश करता है तो उसको ज़्यादातर देशों के बीच में अगर विवाद है, दो देशों के बीच में विवाद है, तो उन विवाद डिस्प्यूट वाले जो देश है वो आपस में भारत की बात को मानते भी है और जहां तक वो संभव होता है उनकी बातों को स्वीकार भी करते हैं। अन्यथा अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं पर भी युद्ध जैसी स्थिति, हालात कुछ बनती है तो ऐसा नहीं होता कि भारत जो है वो उनका साथ दे या फिर भारत उनके साथ ऐसा ना करे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारत हमेशा शांति चाहता है। भारत हमेशा क्या करता है? शांति चाहता है। 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद में भारत की शक्ति जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो एक महाशक्ति के रूप में जानी जाती है। इसके अलावा सोवियत संघ के विघटन के बाद में एशिया और दक्षिण एशिया में भारत और चीन जो है वो दो महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया। और 1962 में जब चीन से हमारा युद्ध हुआ तो उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेहरू जी की बहुत ज़्यादा आलोचनाएं हुई, जिसका मूल कारण ये बताया गया था कि नेहरू की जो विदेश नीति थी, उन्होंने अपनी विदेश नीति का गलत अंदाज़ा लगा लिया। उन्होंने इस बात के बारे में नहीं सोचा था कि कभी हमें पाकिस्तान जैसे देश से भी खतरा हो सकता है, पाकिस्तान भी कभी हम पे हमला कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं भारत ने उस समय एक चीज़ सीख ली कि हमें अपनी एक स्थायी सेना रखनी चाहिए, और ये जो स्थायी सेना है वो कैसी होगी? ये स्थायी सेना यथार्थवादी स्वरूप को ध्यान में रखकर है। अगर कोई देश हमसे दोस्ताना व्यवहार करता है तो हम उनसे दोस्ताना व्यवहार ही करेंगे, हम उनसे लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। इसके अलावा आज के समय में चीन जो है उसका प्रभाव जो है वो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, इन क्षेत्रों पे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और इन क्षेत्रों पे धीरे धीरे इसके प्रभाव बढ़ने की वजह से ही आज जो है वो हम देखते हैं सुरक्षा के काफ़ी ज़्यादा नए बहुआयामी दृष्टिकोण हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं आतंकवाद की जो घटना है वो काफ़ी हद तक बढ़ती जा रही है। आतंकवाद की घटना क्यों बढ़ रही है तो मैं आप लोगों को इसके बारे में भी बता देता हूँ। आतंकवाद की घटनाएं बढ़ने की वजह से भारत को एक तरफ से तो लाभ भी मिला है और एक तरफ से हानि भी मिली है। लाभ इसलिए मिला है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ में अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की घोषणा करी है। इसमें कहा है कि आतंकवादियों को या ऐसे देश जो आतंकवाद के पनाह देते हैं, ऐसे देशों पर हमें कठोर नीतियां अपनानी चाहिए, उन्हें पूरी दुनिया से अलग थलग कर देना चाहिए और उन्हें विकास में भी उनका कोई इनरोलमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये भारत के लिए प्लस पॉइंट हुआ है। लेकिन कई बार हम देखते हैं जैसे 9/11, 26 से 11 या और सारे देशों पे भी आतंकवाद के हमले हुए हैं, तो उन हमलों को देख के भी हमें ऐसा कई बार इनके खिलाफ जो है कदम उठाने की बात भी हम करते हैं। इसके अलावा भारत में बहुत सारी समस्याएं आज के समय में मौजूद है। इन समस्याओं में जम्मू एंड कश्मीर की समस्या है, जहाँ पर अलगाववाद बहुत ज़्यादा है। जम्मू एंड कश्मीर की काफ़ी बड़ी पब्लिक जो है वो भारत से अलग होना चाहती है और काफ़ी ज़्यादा पब्लिक भारत के साथ ही रहना चाहती है। काफ़ी हिस्सा ऐसा है डिस्प्यूटेड है जो कि पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, चाइना के पास भी है। तो यहाँ पर इस विवाद को अच्छे तरीके से सुलझाया जा सके, इसके लिए हमें एक स्थायी सेना रखनी होगी। दूसरे नंबर पे पंजाब की बात करें तो 1985 के लगभग में जब जैसे ही ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी के द्वारा चलाया गया था, 1984 के लगभग में 1984 में जून का महीना था, उस टाइम पे जब ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया तो उस समय हम देखते हैं कि पंजाब भी एक खालिस्तान की मांग कर रहा था और पंजाब को भी एक अलग देश बनाने की बात चल रही थी। हालांकि ये बात आगे चलकर सफल नहीं हो पाई, पाकिस्तान की तरह पंजाब एक अलग देश नहीं बन पाया, बट फिर भी उसकी समस्या मौजूद है। आज भी समय में खालिस्तानी समर्थक चाहे देश के बाहर या देश के अंदर वो देश को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। उत्तर पूर्व के राज्यों की बात करें तो असम वगैरह की साइड में उस तरफ में भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका कहना है कि भारत सरकार हमारी विकास गतिविधियों पर कोई भी नज़र नहीं रखती, हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है ज़्यादातर उसका भी ध्यान नहीं दिया जाता। इस वजह से ना ही हमारे यहाँ पर नए नए एम्प्लॉयमेंट, रोजगार जनरेट हो पाते हैं और ना ही हम कुछ और कर पाते। तो
ऐसे समय में इन देशों ने भी या तो कहा है सीधी तरीके से हमें स्वायत्तता दे दो या फिर हमें देश से अलग कर दो। तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए ज़रूरी बन जाता है कि भारत एक बड़ी सेना, स्थायी सेना रखे, ताकि जो विरोधी देश है, जो विरोधी राज्य है, जो अलग अलग होने की डिमांड करते हैं या जो भारत के अंदर फूट डालने का कार्य करते हैं, ऐसे देशों से आसानी से निपटा जा सके। सो होपफुली आज की इस नई वीडियो से आप सभी को बहुत वैल्यू मिलेगी और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कोई भी डाउट है आप सभी का तो आप इन नंबर्स के थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपने कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट है आप सभी का, आप अपने डाउट्स को हमें इन नंबर्स के थ्रू शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए कुछ वेरियस इंपॉर्टेंट लिंक है जिसके अंदर मेरे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सब की आईडीज़ का लिंक है, आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।